बस मजाक मजाक में उसने अपने हाथ में पकड़ी सीटी बजा दी, लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे पर खौफ छा गया। ये एक ऐसी डरावनी आवाज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पल भर के लिए सभी अपनी जगह पर सुन्न रह गए और जब सब सदमे में थे तभी सैम ने अपने पीछे से कुछ आवाज सुनी। सुना तुमने? मुझे लगा जैसे कोई चीज आ रही है। सब लोग तुरंत अलर्ट हो गए और उस आवाज की दिशा में घूरने लगे, लेकिन जैसे ही ये खौफनाक माहौल चरम पर पहुंचा, सैम ने एक भयंकर गैस छोड़ दी। असल में ये बस एक झूठा डर था। किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें नहीं पता था कि अभी अभी सीटी बजने से एक भयानक श्राप जाग चुका है। उनकी जिंदगी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। आने वाले समय में ये लोग तरह तरह की दर्दनाक मौतों का सामना करेंगे। भयानक आग, भूतिया साए, खतरनाक कार एक्सीडेंट, आप जो सोच भी नहीं सकते वो सब यहाँ होने वाला है। अगर आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो बधाई हो, आपको मिली है ये नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म द डेथ विसल। एक दोस्ताना सलाह, इस फिल्म का हॉरर लेवल 5 स्टार है, इसलिए मेरी सलाह है कि इसे अपने किसी दोस्त के साथ ही देखें। तो कहानी शुरू होती है एक बास्केटबॉल मैच से। स्ट्राइकर मार्क ने मैच खत्म होने की सीटी बजने से ठीक पहले जीत तय करने वाला 3 पॉइंटर फेंका, लेकिन इससे पहले कि बॉल बास्केट में जाती, कोर्ट पर एक बहुत ही अजीब और काला साया दिखाई दिया और बाकी लोगों के रिएक्शन से साफ था कि उन्हें ये साया नहीं दिख रहा था। जैसे ही बॉल बास्केट में गई, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन मार्क जरा भी खुश नहीं था। वो घबराया हुआ कोर्ट से बाहर निकला और सीधा लॉकर रूम में आ गया। उसने अपना लॉकर खोला जहां अजीब निशानों वाला एक पुराना जार रखा था। मार्क के डरे हुए चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस चीज से बहुत डरता है। और ठीक उसी वक्त लॉकर रूम में अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वो जला हुआ काला साया अब यहाँ आ चुका था, लेकिन वो काला साया लगातार मार्क के करीब आता जा रहा था। मार्क बहुत डरा हुआ था। जब उसे लगा कि वो उसे नहीं रोक सकता तो उसने एक कड़ा फैसला लिया। उसने जार को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। इसके साथ ही पूरा लॉकर रूम फिर से शांत हो गया। मार्क को लगा कि उसने उस श्राप को खत्म कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो नहा रहा था तभी उसके पैरों के नीचे अचानक कुछ काला लिक्विड फैलने लगा। मार्क को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और अगले ही पल वो काला साया फिर से उसके पीछे खड़ा था। जब बाकी लोग आवाज सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्क बाथरूम में जिंदा जल रहा था। और इसके बाद पुलिस ने जो मौत की वजह बताई वो और भी अजीब थी। उन्होंने कहा कि गैस लीक होने की वजह से मार्क की मौत एक हादसा थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम हमारी लीड कैरेक्टर सोफी को देखते हैं। वो स्कूल में नई आई है और उसके बगल में जो है वो उसका कजिन जैक है। किसी ने नहीं सोचा था कि स्कूल के पहले ही दिन सोफी को सैम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तुम इस लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मरे हुए लोगों की कोई इज्जत नहीं है। असल में ये मार्क का लॉकर था, वही लड़का जो आग में जलकर मरा था। जब उनके बीच बहस चल रही थी तभी मैरी और जूडी वहां बीच बचाव करने आ गई। वो सब जैक को पहले से जानती थी। उन्हें लगा कि इस छोटी सी बात पर झगड़ा करना बेकार है, लेकिन सैम इतनी जल्दी बात खत्म नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि सोफी पहले ड्रग्स लेती थी और यही सब बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लगा। ऐसी फालतू बातें सुनकर सोफी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत उसे करारा जवाब दिया। तभी वहां टीचर आ गए। स्कूल में झगड़ा करने वाले बच्चों को वो बिना सजा दिए तो छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत सबको छुट्टी के बाद डिटेंशन की सजा दे दी। जूडी ने आगे बढ़कर बात समझाने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसे भी उनके झगड़े का हिस्सा मान लिया। जब बाकी लोग वहां से चले गए तो सोफी ने आराम से अपना लॉकर खोला और उसकी नजर उस रहस्यमयी काले जार पर पड़ी। जिज्ञासा के कारण सोफी ने जार खोल दिया। उसके अंदर एक कंकाल की खोपड़ी थी जो देखने में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसी लग रही थी। जैसे ही सोफी ने उसे हाथ में लिया, मानो उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहा और वो बिना सोचे समझे उसे बजाना चाहती थी। जल्द ही स्कूल खत्म होने का समय हो गया और वो सब डिटेंशन में रुक गए। तभी सैम की नजर उस इंस्ट्रूमेंट पर पड़ी। उसे लगा कि ये ड्रग्स लेने वाली कोई चीज है, इसलिए उसने तुरंत टीचर को बता दिया। टीचर ने उसे अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि ये चीज रिसर्च करने के लिए बहुत बढ़िया है, खासकर इसके ऊपर जो अक्षर लिखे थे जिनका मतलब था आत्माओं को बुलाना। ऐसा लगता है कि उन्होंने उसी पल उस चीज को अपने पास रखने का मन बना लिया और फिर खुशी खुशी उन सभी को घर जाने के लिए कह दिया। ये कैसी सजा हुई भाई, चलो अब तुम सब घर जाओ। उधर जूडी के समझाने पर सोफी और बाकी लोगों ने आपस में सुलह कर ली और रात को मैरी के घर हॉटअप पार्टी का प्लान भी बनाया। वही टीचर ने इंटरनेट पर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि ये प्राचीन माया सभ्यता का है। सबसे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि ये चीज बहुत कीमती थी। टीचर की उत्सुकता बहुत बढ़ गई और उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट उठाया और उसे बजा दिया। उधर सोफी और जैक घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि जैक को याद आया कि वो अपना कुछ सामान क्लास में ही भूल गया है। उसने सोफी को गाड़ी में इंतजार करने को कहा और अकेला ही स्कूल वापस चला गया। इत्तेफाक से उसने टीचर को क्लास से निकलते हुए देखा। अपना सामान लेते वक्त जैक की नजर गलती से टेबल पर रखे उस काले जार पर पड़ी। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी कीमत देखकर वो हैरान रह गया और उसके मन में लालच आ गया। उधर सोफी गाड़ी में इंतजार कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात नोआ नाम के एक लड़के से हुई। वो खुद को चर्च का पादरी बताता था और कहता था कि वो लड़कियों की मदद करता है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग था जिसके लिए वो कुछ खराब ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। सोफी अब ये सब छोड़ चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे नोआ से दूर रहने की कोशिश करने लगी। जैक ने सोफी को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन नोआ काफी ताकतवर था। उसने जैक को जोर से गाड़ी पर पटक दिया। अच्छा हुआ कि सोफी ने सही समय पर नोआ को रोक लिया, तब जाकर उसने जैक को छोड़ा। नोआ के जाने के बाद सोफी ने अपने कजिन को डांटा कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैक ने कहा कि नोआ एक घटिया इंसान है, वो पादरी होने का नाटक करके ड्रग्स बेचता है। कुछ ही दिन पहले एक छात्र की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई थी, इसलिए उसने सोफी को चेतावनी दी कि वो हर हाल में नोआ से दूर रहे। उधर जब टीचर वापस क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि जार के अंदर से वो इंस्ट्रूमेंट गायब है। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब वो इसी उलझन में थे तभी हॉलवे से अजीब सी आवाजें आने लगी। टीचर ने बाहर जाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक बीमार और कमजोर बूढ़ा
आदमी खड़ा था, लेकिन वो टीचर चाहे कुछ भी पूछे, सामने खड़े उस साय ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब टीचर ने दोबारा देखा तो वो साया गायब हो चुका था। उन्हें लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें वहम हो रहा है, इसलिए वे मुड़कर वापस क्लास में आ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंदर आते ही उन्हें एहसास होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बूढ़ा आदमी सीधे उनके शरीर को चीरते हुए निकल गया और पलक झपकते ही टीचर ने अपना दम तोड़ दिया। और फिर एक बहुत ही खौफनाक नजारा देखने को मिला। टीचर के बाल झड़ने लगे और देखते ही देखते वो उसी बूढ़े आदमी के रूप में बदल गए। और जैसे ही टीचर की जान गई, सोफी और जैक मैरी के घर पहुंच गए। जैक ने वो चुराया हुआ इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाला, जिसे देखकर मैरी बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई। टीचर ने पहले कहा था कि ये चीज आत्माओं को बुला सकती है। जाहिर है कि इन फालतू बातों पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए मैरी ने जानबूझकर मुसीबत मोल लेते हुए वो सीटी बजा दी। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल मैरी के चेहरे पर दर्द साफ छलकने लगेगा। ये आवाज शैतान के बुलावे जैसी थी, जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। और जब सब सुन्न खड़े थे, तभी सैम ने कहा कि उसके पीछे कुछ है। सबके चेहरों पर तुरंत खौफ आ गया। सबको बुरी तरह डरा हुआ देखकर सैम जोर जोर से हंसने लगा। तो ये बस एक मजाक था। किसी ने भी उस आवाज को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें नहीं पता था कि इसी पल से उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना शुरू होने वाला है। सबसे पहले सोफी ने घर वापस आकर खिड़की के बाहर पेड़ पर एक काला साया देखा, लेकिन जब सोफी ने दोबारा देखा तो वो साया गायब हो चुका था। उधर मैरी के साथ भी कुछ अजीब हुआ। जब वो अपना होमवर्क कर रही थी तो उसे किसी के आवाज देने का एहसास हुआ। पहले उसे लगा कि उसका छोटा भाई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो किसी औरत की आवाज थी। मैरी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो डरते हुए बाहर स्विमिंग पूल की तरफ गई। तभी एक अजीब सा काला साया उसके पीछे से तेजी से गुजरा, लेकिन जब मैरी वहां पहुंची तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब वो इसी उलझन में थी, तभी अचानक असल में वो उसका भाई था। उसने अपनी बहन से कहा कि वो जाकर अपने कमरे में आराम करे, लेकिन मैरी बहुत कंफ्यूज थी। उसने अभी अभी साफ महसूस किया था कि किसी ने उसे छुआ है। तो क्या ये सिर्फ उसका वहम था? लेकिन वो एहसास बहुत ही असली लग रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैरी ने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वो डर के मारे तुरंत भागकर घर के अंदर आ गई। और आज रात उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। अगले दिन जैसे ही सोफी स्कूल पहुंची, उसे टीचर की मौत की खबर मिली। डॉक्टरों की रिपोर्ट में बताया गया कि टीचर को लंग कैंसर था। स्कूल में उनके लिए एक छोटी सी शोक सभा रखी गई। छात्र होने के नाते सोफी और उसके दोस्त भी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे। लेकिन जब प्रिंसिपल स्पीच दे रहे थे तो जूडी ने कुछ बहुत ही भयानक देखा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो औरत बिल्कुल जूडी की तरह ही दिख रही थी। पलक झपकते ही वो औरत फिर से गायब हो गई। तीनों लड़कियों के साथ अजीब और खौफनाक घटनाएं हो चुकी थी। उन्हें लगा कि इसका कोई कनेक्शन उस इंस्ट्रूमेंट से है, इसलिए उन्होंने तय किया कि इसे मार्क के परिवार को वापस कर दिया जाए। तो छुट्टी के बाद वे सब मिलकर मार्क के घर गए। वहां उसकी दादी ने उन्हें उस इंस्ट्रूमेंट की सच्चाई बताई। एक बार अगर आपने उस सीटी की आवाज सुन ली तो इसका मतलब है कि आपने मौत के देवता को बुला लिया है। हर इंसान के जन्म के साथ उसका मौत का देवता भी इस दुनिया में आता है। वो हमेशा आपको ढूंढता रहता है, लेकिन एक बार जब आप इस सीटी की आवाज सुन लेते हैं तो आपका अंत निश्चित हो जाता है। मौत तुम्हारी लोकेशन लॉक कर लेगी और तुम्हें समय से पहले ढूंढ लेगी। सोफी उससे पूछना चाहती थी कि क्या इसका कोई समाधान है, लेकिन दादी की बेटी और पोता सब उस सीटी की वजह से दुनिया छोड़ गए थे, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सका। आखिरकार दादी ने वो सीटी सोफी को वापस कर दी और उसे अपना ख्याल रखने को कहा। जूडी ने पहले मेज पर बहुत सारी दवाइयों की बोतलें देखी थी। उसे लगा कि शायद दादी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन ये पक्का करने के लिए उसने मार्क और टीचर की मौत का कारण पता लगाने का फैसला किया। जब तक उसने चेक नहीं किया था उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पता चला उसके होश उड़ गए। जब मार्क की मौत हुई तो उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हड्डियों की बनावट किसी बूले इंसान जैसी थी। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था, उसे बहुत बाद में मरना था, लेकिन अब उसकी मौत समय से पहले ही आ गई। ये सब साफ होने के बाद उन दोनों को नतरे का एहसास हुआ। अब सबसे जरूरी काम यह था कि बाकी लोगों को बताया जाए। इस बीच जैक और बाकी लोग हैलोवीन पार्टी में थे। ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल त्योहार है जहाँ लोग तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं और करतब दिखाते हैं। खैर वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। जैक ने यहाँ मैरी से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैरी सैम को डेट कर रही थी, इसलिए जाहिर है कि उसने मना कर दिया। उसने कहा, जैक तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें जरूर कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैरी ने प्यार से जैक को मना कर दिया और फिर अकेली एक हॉरर भूल भुलैया के अंदर भाग गई। उसके अंदर कई स्टाफ मेंबर डरावने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। शुरुआत में तो मैरी को ये सब बहुत मजेदार लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका सारा मजा नराब हो गया। एक बूढ़ी औरत लगातार उसका पीछा कर रही थी और बार बार उसका नाम पुकार रही थी, मैरी मत जाओ, आओ मेरे साथ खेलो। इस बात ने मैरी को बहुत ज्यादा डरा दिया। वो तुरंत मुड़ी और भागने लगी। हालांकि वो अंदर से बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सैम को फोन किया और उसे जल्दी से अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसे पता था कि ये एक भूल भुलैया है। सैम को मैसेज मिलने के बाद वहां पहुंचने में भी टाइम लगेगा, इसलिए तब तक मैरी को खुद को बचाना था। लेकिन जब इंसान की किस्मत शराब होती है तो सब कुछ गलत ही होता है। वो गलती से एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई जो आगे से बंद था और वो बूढ़ी औरत भी ठीक उसके पीछे आ गई। उसकी डरावनी हरकतों को देखकर मैरी डर के मारे रोने ही वाली थी। जैसे जैसे वो बूढ़ी औरत पास आ रही थी, मैरी ने तुरंत जमीन से एक बेलचा उठाया और फिर सीधा उस पर दे मारा। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। उसने तो सामने वाली औरत के माथे पर मारा था, लेकिन मैरी का अपना माथा भी जख्मी हो गया। ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मैरी तुरंत मुड़ी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो एक वेंटिलेशन पाइप के पास से गुजरी, वो बूढ़ी औरत फिर से उसके पीछे आ गई। उसने अपने नाखूनों से मैरी के पैर पर वार किया। अगले ही पल उसकी स्किन बहुत तेजी से सिकुड़ने और बूढ़ी होने लगी। उस दर्द की वजह से मैरी बुरी तरह तड़पने लगी, लेकिन इस बात ने उस
उस बूढ़ी औरत को और भी ज्यादा भड़का दिया। उसने सीधे अपनी उंगलियां मैरी के मुंह में डाल दी और मैरी का आधा चेहरा भी तेजी से बूदा होने लगा। अच्छी बात यह थी कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत को धक्का दे दिया। मैरी उस पाइप से बाहर निकल आई। सामने घंटी देखकर उसमें एक बार फिर से उम्मीद जाग गई, लेकिन इससे पहले कि मैरी उसे पकड़ पाती, वो बूढ़ी औरत फिर से वहां आ गई। मैरी की स्किन बहुत तेजी से सिकुड़ने लगी और जल्द ही वो पूरी तरह से बेजान हो गई। जब तक सैम वहां पहुंचा तब तक मैरी हड्डियों का ढांचा और एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। सैम को यकीन नहीं हुआ कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद सोफी ने सबको उस सीटी के बारे में बताया कि जो भी उस सीटी की आवाज सुनता है भविष्य से आई कोई चीज उसका शिकार कर लेती है। लेकिन सैम ने इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसे लगा कि मैरी जरूर वापस आएगी। ये कहकर सैम वहां से चला गया। उसने जमकर शराब पी ली और अपनी गाड़ी सड़क पर पागलों की तरह चलाने लगा। इस वक्त तक उसके साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई थी। हालांकि जैसे ही उसने लाइट चालू की, उसकी चीख सुनकर उसके पिता जाग गए। पिता को पता था कि इस लड़के ने फिर से शराब पी है, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। क्या पिता की बात सच साबित होगी? चलिए आगे देखते हैं। वही सोफी और बाकी लोग भी घर लौट आए थे। जब से जैक को मैरी की मौत की खबर मिली थी, वो गहरे सदमे में था। उसी बेचैनी में उसने अपनी मौत का तरीठा देखा। उसने देखा कि जिस स्टील फैक्ट्री में वो काम करता है, वहां तेज रफ्तार वाली मशीन में फंसकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जैक को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो इस तरह से मरना नहीं चाहता था। जहां जैक डरा हुआ था, वहीं सोफी और जूडी की हालत थोड़ी बेहतर थी। उन दोनों को पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्यार हो गया था। उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बहुत सी बातें शेयर की और फिर क्या, दोनों एक साथ हो गए। सोफी हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से मार्क के घर गई। वो दादी से पूछना चाहती थी कि आखिर इसे रोकने का कोई तरीका है या नहीं। इस वक्त दादी की हालत बहुत नाजुक थी। शायद मरने से पहले इंसान सब कुछ सच बता देता है। उन्होंने सोफी को बताया कि मौत को रोका नहीं जा सकता। एक बार बुलावा आ गया तो वो होकर ही रहेगा, लेकिन इस प्रोसेस को बदलने का एक तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो खुद को बचाने के लिए किसी और की बलि देना। जब तुम्हारी मौत बहुत करीब हो। उन सब की बातों के बीच सोफी ने अपने भविष्य को देखा। उसके हाथ में सुई चुभी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो फिर से नशे की आदी बन गई है। अब उन्हें समाधान तो पता चल गया था, लेकिन आगे क्या करना है ये उन पर निर्भर था। शायद वो राज बताने की वजह से ही बात खत्म होने के बाद दादी की धड़कनें रुक गई। जूडी और सोफी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जैक की सोच अलग थी। उसे लगा कि अगर शिकार बनने वाला इंसान कोई बुरा आदमी हो तो क्या ये सारी परेशानी तत्व नहीं हो जाएगी। उन दोनों के मना करने के बावजूद वो खुद गाड़ी चलाकर वहां से चला गया। सोफी को डर था कि कहीं जैक कोई बेवकूफी न कर बैठे, इसलिए वो भी तुरंत उसके पीछे भाग खड़ी हुई। वहीं दूसरी ओर सैम की जिंदगी का आखिरी पल आ गया था। भविष्य में उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में ही लिखी थी। हालांकि वो अब घर में छिपा था, लेकिन मौत ने उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने का अंजाम दिखाई दिया। जब उसके माता पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आए, तब तक सैम जमीन पर गिर चुका था और उसकी सांसें रुक चुकी थी। दूसरी तरफ सोफी जैक का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गई, लेकिन जैक उससे पहले ही वहां से जा चुका था। सोफी को कमरे में रखी कॉमिक से एक सुराग मिला। उसे लगा कि यही जैक का बदला लेने का तरीका होगा। सोफी का अंदाजा बिल्कुल सही था। जैक ने अपना शिकार ढूंढ लिया था और वो शिकार था पादरी नोआ। वो सुई लेकर सीधा चर्च के अंदर घुस गया, लेकिन फिर भी वो नोआ से मुकाबला नहीं कर पाया। नोआ ने उसे जमीन पर पटक कर बुरी तरह मारा, लेकिन अब जैक पहले जैसा नहीं था। उसे पता था कि उसकी मौत ऐसे नहीं होगी, इसलिए उसके दिल में कोई डर नहीं था और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही नोआ ने ट्रिगर दबाया, बंदूक जाम हो गई और जैक ने मौथे का फायदा उठाकर पलटवार कर दिया। भाड़ में जाओ तुम। सीन बदलता है और कैमरा अब शहर की उसी स्टील फैक्ट्री की तरफ जाता है। जैक ने नोआ को वहां बांध दिया था। वो अपना श्राप नोआ पर डालना चाहता था। जैक ने अपनी हथेली काट ली, लेकिन जैसे ही वो अपना खून नोआ के शरीर पर लगाने वाला था, सोफी और जूडी वहां पहुंच गए। उन दोनों के बार बार समझाने पर आखिरकार जैक ने अपना इरादा बदल लिया। अगर हमने ये श्राप किसी और को नहीं दिया तो चलो यही बैठकर मौत का इंतजार करते हैं। जैक की इस बात ने सोफी को एक अहम सुराग दे दिया। शायद मौत को रोकने का यही तरीका था। अगर किसी तरह दिल की धड़कन रोक दी जाए तो शायद इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग कोई पक्का प्लान बनाते, जैक ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना और फिर चारों तरफ से मशीनों की आवाजें आने लगी और उसी शोरगुल के बीच जैक ने हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दी। सोफी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। मौत कभी भी आ सकती थी। सोफी को पता था कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की थी और इत्तेशाद से जूडी की कार में बहुत सारी इंसुलिन और एड्रेनलिन रखी थी। ये दवाइयां और ढेर सारी बर्फ किसी भी इंसान के दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी थी। उन दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्हें एक फ्रीजर वाला गोदाम मिला, जहां से उन्होंने बहुत सारी बर्फ लेकर एक बड़ा सा टब भर लिया। अब आगे जो भी होगा वो भगवान के हाथ में था। सोफी पहले जूडी को इंजेक्शन लगाना चाहती थी, लेकिन जूडी ने खुद ही पहले कदम उठा लिया। जैसे ही सोफी बेहोश हुई, जूडी ने जल्दी से उसे बर्फ के टब में डाल दिया। जब उसे पक्का हो गया कि सोफी की धड़कन रुक गई है तो उसने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन जूडी की लाख कोशिशों के बाद भी सोफी को होश नहीं आया। जब जूडी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उसकी अपनी मौत सामने आ गई। जूडी ने जल्दी से अपना काम तेज कर दिया। इस बीच सोफी अपने ही भविष्य से लड़ रही थी। सामने वाला इंसान उसे धक्का देकर एक बहुत गहरी खाई में गिरा देता है और जब वो लोग एक एक सेकंड के लिए लड़ रहे थे, तभी दरवाजे के बाहर से जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। नोआ आ गया था। उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन सा जादू टोना कर रहे हैं, लेकिन एक पादरी होने के नाते उसे ये सब रोकना ही था। जूडी को गोली लग गई थी, लेकिन फिर भी उसने सोफी को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार सोफी को होश आ गया। हालांकि जूडी
जमीन पर गिर गई और बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी जिंदगी के आखिरी पल आ गए थे। तभी उस नाजुक घड़ी में नोआ आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। उसे अपनी पादरी होने की पहचान पर पूरा भरोसा था और उसे किसी बुरी ताकत से डर नहीं लगता था। इसलिए उसने उसे रोका और जूडी के खून को छू लिया। एक पल भी नहीं बीता था कि श्राप ने अपना निशान पूरा कर लिया। नोआ की मौत भी उसी फैक्ट्री में आ गई। नोआ डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। हालांकि गोलियां सामने वाले को लग रही थी, लेकिन नोआ खुद भी घायल हो रहा था। हर बार ट्रिगर दबाने पर उसे खुद भी गोली लग रही थी और अंत में उसने अपने ही हाथों खुद को मार डाला। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। सोफी का अंदाजा बिल्कुल सही था। दिल की धड़कन रुकने की वजह से वो उस श्राप से आजाद हो गई और वही जूडी को गलती से निशान लग जाने के कारण उसका श्राप भी टूट गया था। अब वो दोनों वापस अपने स्कूल आ गए थे। वो दोनों अब बहुत पक्के दोस्त बन चुके थे। लेकिन एक दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया। जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला, उसे वो एक काले रंग का डिब्बा दिखाई दिया और फिर स्कूल असेंबली में उस नए लड़के ने सारे टीचर्स और बच्चों के सामने वो डरावनी और कान फाड़ देने वाली सीटी बजा दी। यहाँ आकर ये फिल्म खत्म हो जाती है। सच में ये एंडिंग बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। मुझे लगता है कि ये अगले पार्ट का इंतजार बढ़ाने के लिए था। जरा सोचिए, स्कूल के सभी लोगों ने वो सीटी सुनी थी। जब उन सबकी मौत आएगी तो वो कैसा भयानक नजारा होगा। खैर, आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं हूँ आपका दोस्त। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।